अब बात उन 3 खबरों की करते हैं जिसमें देश की हिफाजत का भरोसा है, आतंक पर प्रहार का संकल्प है और सेना के आधुनिकीकरण का साकार होता सपना है। पहली खबर यह है कि भारत ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण जो है वो कर लिया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस मिसाइल ने तय लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से निशाना लगाया है। जाहिर है इस मिसाइल को भारत का मजबूत रक्षा कवच जो है वो माना जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तीसरी बड़ी खबर आतंक से मुकाबला करने को लेकर है, जिसकी कमान अब खुद सीमावर्ती गांव के लोगों ने संभाल ली है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवान गांव वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आतंकियों से यहां के गांव वाले खुद ही मुकाबला कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले रक्षा क्षेत्र से देश के लिए उन 2 शुभ समाचारों की हम बात करेंगे जिसने देश की सुरक्षा का संकल्प और ज्यादा मजबूत कर दिया है। भारत ने एक ओर पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो दूसरी ओर सरकार ने 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी अब दे दी है। भारत के इन 2 कदमों से चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली है। आजादी के बाद 60 के दशक में जब देश में मिसाइल की नींव रखी जाने का विचार आया तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इनमें कामयाबी के नए आयाम गढ़ देगा। अब इसी लिस्ट में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को एक और जवाब मिल गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर से हुआ और इस मिसाइल ने अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। इससे सतह से सतह तक मार किया जा सकता है। पृथ्वी 2 स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, यानी देश के मिसाइलों के बेड़े में और मजबूती हो गई। ये पृथ्वी सीरीज की एक और उन्नत किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी बीच सेना को एक और गुड न्यूज मिली है। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनसे लड़ाकू हथियार और सेना की दूसरी जरूरतें पूरी की जाएंगी। इस प्रस्ताव में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को खरीदना भी शामिल है। यह हेलिना मिसाइल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगाई जाएगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर की खरीद भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के इस कदम से सेना, वायुसेना और नौसेना को एलएसी के पास बड़ी मजबूती मिलेगी। चीन रह रहकर सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटा रहता है, लेकिन अब भारत भी उसे उसी की भाषा में जवाब देने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात आतंक से दो हाथ की, जिसके लिए अब खुद जम्मू कश्मीर के गांव वालों ने हथियार उठा लिए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ ने ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी है। वो लगातार इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और रजारी में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। इसके अलावा राजौरी जिले के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को एसएलआर राइफलें जारी की गई हैं। राजौरी के इलाकों में हिंदू परिवारों पर हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र सरकार की ओर से पुंछ और राजौरी में सीआरपीएफ की लगभग 18 कंपनियों को तैनात भी कर दिया गया है। ऐसे में इन ग्रामीणों को हथियारों की ट्रेनिंग को आतंक के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र के तौर पर देखा जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
जम्मू कश्मीर में सुलगाने वाली साजिशों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। सुरक्षा बलों ने आतंक पर आखिरी चोट करने का निर्णायक फैसला कर लिया है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी है। ये राजौरी जिले के कोतरंका तहसील का कांडी इलाका है। यहाँ स्थानीय ग्रामीण सुरक्षा समिति को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग को देने वाले हैं सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवान। मिल रही है आपकी ये प्लस टारगेट, ये पक्का इसके बीच में आपका जो ये है ठीक है टारगेट। ग्राम सुरक्षा समिति को ट्रेनिंग देने का मकसद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार करना है। यानी अगर आतंकी किसी तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सबसे पहले इन्हीं हथियारबंद स्थानीय लोगों से भिड़ना पड़ेगा। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सीआरपीएफ ने बाकायदा हथियार चलाने वाले इंस्ट्रक्टर्स को तैनात किए हैं। और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के वीडीसी मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इनके राइफल की साफ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं। समय आया तो हम इनको फायर भी करवाएंगे, जैसे ही हमें मौका मिलेगा या रेंज अलॉट होगी और हमें बुलाया जाएगा तो हम उसके लिए भी आगे हैं। सरकार की योजना है कि सभी जिलों की ग्राम सुरक्षा समितियों को दोबारा से खड़ा किया जाए, जिससे आतंकी टारगेटेड किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले खुद पर पलटवार को लेकर खौफजदा रहे। इसके लिए न केवल उनके पुराने हथियारों की मरम्मत की जा रही है बल्कि उन्हें हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इनके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी कमी है और हमारे साथ रहते रहते ये सारे उस प्रशिक्षण के लेवल पे आकर के उनको इतना मुहैया करा देंगे प्रशिक्षण कि ये एनिमी से अपना मुकाबला कर पाएंगे। आज इनका जब देखा हथियारों की कंडीशन में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, उनको भी रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो हथियार को चलाने की जो एक्चुअल ड्रिल होती है उस ड्रिल में भी और कैसे निशाना साधा जाता है, कैसे दुश्मन को एंगेज किया जाता है, उन सारी चीज़ों में इनके पास में बहुत सारी खामियां हैं। उनको मैं दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझसे 2 से 4 रोज का समय मिलेगा मैं सारी चीज़ों को इनके अंदर डालने का प्रयास करूंगा। ग्राम सुरक्षा समिति के जवानों को सीआरपीएफ के इंस्ट्रक्टर बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्र इस ट्रेनिंग में बड़ी बाधा बनी हुई है। उम्र के लिहाज को देखते हुए इनका जोश और जज्बा मैं भी खुद शर्मसार हो गया। ये बहुत ही काबिल तारीफ लोग हैं और अगर समय आने पर ऐसी कोई नौबत आई तो इनको उम्र की तरफ न जाएं, ये अपना वर्क पूरा करेंगे। मुझे इनके जोश से अंदाजा लगा है। इस ट्रेनिंग को लेकर वीडीसी सदस्यों में खासा उत्साह है और वो न केवल दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं, बल्कि देश की रक्षा के लिए भी अपनी जान को न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। एसएचओ साहब ने भी नंबर दिया हुआ सब, उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। रात को बुलाएं दिन को बुलाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। और ऑपरेशन भी लॉन्च कर रहे हैं हम गाँव में। हाँ, चल रहा है ऑपरेशन भी। और हमारे को जो यहाँ सीआरपी साहब ने जो हमें ट्रेनिंग का तरीका सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वो इसकी हमें ज़रूरत भी है। तो इस एसएचओ साहब ने भी हमारे को नंबर दिए हुए हैं और हम गांव में चलते हैं और देखभाल भी हमारी है, हम इनके साथ भी चलना चाहते हैं। एसएचओ साहब और इन्होंने बुलाया तो सीआरपीएफ के जो यहाँ ट्रेनिंग देने वाले हैं उन्होंने हमें आज थोड़ा बहुत सिखाया, इसलिए आगे हम कम से कम 10 दिन तो ट्रेनिंग होगी। दरअसल हाल के दिनों में आतंकियों ने घाटी को दहलाने और लोगों के बीच खौफ पैदा करने के लिए निर्दोषों को निशाना बनाना शुरू किया है। इसके लिए वो टारगेटेड किलिंग का सहारा ले रहे हैं। आतंकी वारदातों में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है, लिहाजा इसको लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि सरकार राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वहां पनपने वाले हर आतंक को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। और ये सरकार की सख्ती का ही परिणाम है कि आतंकियों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे हर गांव को आतंक के खिलाफ मजबूत किले के तौर पर अब बनाया जा रहा है और कैसे गांव के लोगों को ही आतंक से दो हाथ करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजौरी जिले की जनता ने ठाना है आतंकवाद को हराना है।
इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग के राजौरी जिले के डांगरी इलाके में और यही वो क्षेत्र है जहां पर 1 जनवरी की शाम को आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर हमला किया। उस आतंकी हमले के बाद अब सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि हिंदू समुदाय के लोगों में सुरक्षा की भावना एक बार फिर से आए। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं यानी कि विलेज डिफेंस कमिटीज, उनको दोबारा से पुनर्जागृत किया जा रहा है। साथ ही में उनको अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं और कल ही यहां पर जम्मू संभाग के राजौरी जिले में 40 जो पूर्व सैनिक हैं जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनको सेल्फ लोडेड राइफल्स मुहैया करवाई गई, यानी कि SLR राइफल्स उनको यहां पर मुहैया करवाई गई और इन पर अब दायित्व है कि आतंकवादियों के खिलाफ इनको लड़ना है और उन्होंने पहले भी ये साबित किया है। दरअसल 90 के दशक में और जब 2000 का जो शुरुआती दशक था, 2000 से 2010 तक जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, वहां पर हिंदू समुदाय के कई नरसंहार हुए। आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, लेकिन पिछले 1 दशक से अधिक अवधि तक जो है यहां पर अब शांति थी और साथ ही में ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग आतंकवाद मुक्त हो चुका था। लेकिन एक बार फिर अब आतंकवाद यहां पर अपना सर उठा रहा है। इसीलिए यहां पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं यहां पर ढांगरी में, जम्मू संभाग के राजौरी जिले में, इन्होंने मांग की कि यहां पर इनको जो है जो ग्राम रक्षा समितियां थी यहां पर इनको मजबूत किया जाए, पुनर्जागृत किया जाए और साथ ही इनमें एक नई ऊर्जा जो है इनको दी जाए। और अब यहां पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, जो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं, वहां पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको दोबारा से पुनर्जागृत किया जा रहा है और कल ही यहां पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी जो है अत्याधुनिक हथियार दिए गए। इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो डांगरी इलाका है, यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में ये पेट्रोलिंग करते हैं और साथ ही में इन्होंने ठाना है कि अगर आतंकवादी एक बार फिर यहां पर कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनको जो ये हथियार दिए गए हैं, इन्हीं हथियारों के जरिए ये यहां पर इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे और साथ ही में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। दरअसल जैसे कि मैंने कहा कि 90 के दशक में भी यहां पर जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में हिंदू समुदाय के लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और उसके बाद यहां पर जो प्रशासन है उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया। और जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया आतंकवाद के खिलाफ 90 के दशक में यहां पर जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, और उनकी बदौलत ही यहां पर जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां से हिंदू समुदाय का पलायन नहीं हो पाया। कि हिंदू समुदाय बेशक कई इलाकों में अल्पसंख्यक था लेकिन वो डटा रहा और उन्होंने बड़ी बहादुरी और पराक्रम और साहस का परिचय दिया, आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ा। यहाँ पर ये जो पूर्व सैनिक हैं, इनमें से कई पूर्व सैनिक जो हैं ग्राम रक्षा समितियों के भी सदस्य हैं और साथ ही में इनको भी दायित्व दिया गया है इस इलाके की रक्षा करने का। जी आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी, आप सेना में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? सर मैं 18 साल कार्य कर चुका हूं सेना में। हादसा हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अगर दुश्मन अब की बार कोई ऐसी प्लानिंग बना के आता है तो हम इस गांव से उसको जल्द से जल्द बाहर नहीं जाने देंगे। प्रॉपर तरीके से उसको कार्डन किया जाएगा और उसके बाद उसको हम जो है बिल्कुल मार के ही दम लेंगे। जी। जो साथ ही में यहाँ पर CRPF की जो अतिरिक्त कंपनियां हैं वो भी तैनात की गई हैं, तो आप लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, सरकार ने मांग मान ली है, क्या कहेंगे? जी सर बिल्कुल, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है CRPF की एक कंपनी भेज के। तो अभी हमारे को भी जैसे वेपन मिल गए हैं तो हम सारे एक्समैन मिलके जब फोर्स को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और हर ऑपरेशन में अगर वो हमें शामिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम होंगे सर, इसके लिए हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CRPF के जो कई अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और यहाँ पर अब जो ग्राम रक्षा
सुरक्षा समितियां हैं, इनका मनोबल भी ऊंचा है और इनका कहना है कि अगर कोई भी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है, अगर देश विरोधी ताकतों ने या आतंकवादियों ने यहां पर एक बार फिर जो है कोई दुस्साहस किया, तो ये उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और आतंकवादियों की अब खैर नहीं। और साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है कि जम्मू कश्मीर की जनता को अगर उन्होंने कोई हानि पहुंचाई तो यहीं की जनता पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, डांगरी, राजौरी, जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र के अहमदनगर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है। अहमदनगर में जहां तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर में नए बैच की ट्रेनिंग चल रही है, तो वहीं जबलपुर में जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में इनकी ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। ट्रेनिंग में मुख्य रूप से फिजिकल ड्रिल, मार्क्समैनशिप, सेना से जुड़ी सामान्य जानकारी, अनआर्म्ड कॉम्बैट और जागरूकता जैसे विषयों को शामिल किया गया है। कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। इनकी अलग अलग जगह तैनाती भी की जाएगी। बात बॉलीवुड से हो जाए, देखिए सोनू सूद ने कोरोना के दौर में कई लोगों की मदद की थी, आपको याद होगा। इसके बाद उनकी पहचान जो है अभिनेता से ज्यादा मददगार के रूप में हुई, भगवान के रूप में हुई। अब उन्हें कई जगह से न्योता मिल रहे हैं और अब जो है कई जगह जाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जब बात सेना की आती है तो फिर सोनू सूद जो है तुरंत तैयार हो जाते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के लोक कलाकारों ने ऐसे किया अभिनेता सोनू सूद का स्वागत। लोक कलाकारों के रंग में रंगे नजर आए सोनू सूद। ये भारतीय संस्कृति की गहराई है कि एक बॉलीवुड की बड़ी हस्ती भी लोक कलाकारों के आगे नतमस्तक हो गई। क्या बात है बॉस, आज मुझे इन लोगों ने सिंगर बना दिया यार। दरअसल सोनू सूद जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जाबाज भारतीय जवानों के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान सोनू सूद को कुछ हथियारों की भी जानकारी दी गई। जैसे हुआ, अब ये हमने इनको क्या हुक्म दिया, मूव टू अल्टरनेट। वहीं इसके बाद सोनू सूद एक कार्यक्रम में मांगनियार लोक कलाकारों के बीच पहुंचे, जहां उनके गाने सुनकर सोनू सूद ऐसे खोए कि वो भी झूमने लगे। अभिनेता सोनू सूद के दौरे को लेकर उनके प्रशंसकों में भी खासा उत्साह रहा। वो भी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। सोनू ने भी उन्हें निराश नहीं किया और सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जोशीमठ को बचाने की जो जंग है वो चल रही है। प्रभावित इलाके को खाली कराया जा चुका है। आज से बुलडोजर एक्शन जो है वो भी शुरू होने वाला है। इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 131 परिवार को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। विस्थापितों के लिए 344 रिलीफ कैंप जो है वो बनाए गए हैं। दरअसल बिल्डिंग में दरार और धंसाव के बाद असुरक्षित बिल्डिंगों को आज से गिराने की कवायद जो है वो शुरू होगी। इसका पहला नंबर होटल मलारी इन का है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले ही होटल मलारी का सर्वे जो है वो कर चुका है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बेस में भी दरार आने की घटना हुई है। इस वजह से जवानों को सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट कर दिया गया है। डिमोलिशन की कार्यवाही रुड़की की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम की निगरानी में होगी। जिला प्रशासन की मदद के लिए नैनीताल से एनडीआरएफ से एक टीम भी आ चुकी है। आपको बता दें कि जोशीमठ के 723 मकानों को चिन्हित किया गया जिसमें दरारें आई हैं और अब ये बड़ा एक्शन जो किया जाने वाला है। आप लोग भी से हाथ बंद रखें और छोड़ दें। अब बात मौसम के मिजाज की कर ली जाए। देखिए दिल्ली एनसीआर को आज घने कोहरे से मामूली से राहत मिली है। ठंडी हवाएं चलने से कोहरा जो है थोड़ा कम हुआ है। दिल्ली में मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन
कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली है और इसकी वजह है जो हवा चल रही है, लेकिन इस हवा की वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी आज और अगले 3 दिनों तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 से 9 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन मैक्सिमम दिन के वक्त तेज धूप के साथ 17 से 18 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, यानी दिन के वक्त ठंड कम महसूस होगा। लेकिन अनुमान है कि अगले 3 दिनों के बाद अचानक से मौसम फिर करवट लेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 8-9 डिग्री से घटकर 4 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 15 डिग्री के नीचे आ जाएगा और साथ साथ ठंडी हवाएं भी रहेंगी, यानी सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में और आप देख सकते हैं सुबह के वक्त किस तरीके का मौसम बना हुआ है। कोहरा कम जरूर है लेकिन हवा चल रही है और बेहद ठंडा मौसम बना हुआ है। अगले 3 दिनों के बाद इस मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा और वजह होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी जो 1 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हिमांशु मिश्रा। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 11 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों को शीत लहर से राहत मिलेगी। साथ ही देश भर में कैसी रहेगी सर्दी, ये सब बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। सुनिए क्या कहना है उनका। मैदानी इलाका है उसमें तापमान बहुत कम आ रहा है दिन का, रात का तापमान अभी कंपेरेबल हो गया। और जहां तक जो WD का जो हम लोग मतलब बेचैनी से वेट कर रहे हैं वो 11th नाइट को आएगा और उसकी जो हैवी रेन और स्नो जो है मेनली जम्मू कश्मीर में 12th में है, लेकिन इम्पैक्ट है 11 नाइट टू 13 मॉर्निंग या 13 नाइट। सो क्लाउडी रहेगा। दिल्ली में 12 को भी रेन हो सकता है बूंदाबांदी सुबह, और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी वेरी ड्रिजिल लाइट रेन हो सकता है आइसोलेटेड मेनली 12 तारीख को। और पूर्वी हवा भी चलेगा, थोड़ा विंड चलने से फॉग क्लियर हो जाएगा मोस्टली 11th नाइट को। और ये जैसे ये सभी सिस्टम के साथ होता है, ये पीक विंटर है और ये जो WD आ रहा है ये भी पीक विंटर में आ रहा है। अभी जैसे पिछले जो 8 दिन में जो स्पेल चला, पर्टिकुलरली अगर हम सफदरजंग का आंकड़ा लें, जो टेम्परेचर 4 डिग्री का नीचे रहा 2 तारीख या 3 तारीख ऑनवर्ड टिल 9th यस्टरडे, 5-6 दिन का जो कोल्ड स्पेल रहा, ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। तो अब बात मकर संक्रांति की कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति का जो रंग है अभी से शहर शहर में जमने लगा है। और देखिए बात पतंगों की करें तो पतंगों से आसमान सजने लगा है। गुजरात के कई शहरों में पतंग महोत्सव चल रहा है, वहीं अमृतसर और मुंबई में पतंगों के पेच लड़ाने की तैयारियां हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा लोग आज भी बड़े जोश के साथ निभाते हैं। फिलहाल तो गुजरात के नर्मदा का आसमान इस वक्त रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार है। वहीं वडोदरा में भी पतंगबाजी के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचे हैं। वहीं अमृतसर का बाजार भी पतंगों से सजा हुआ है, रौनक जो है वो बिखर रही है। तो वहीं मुंबई भी इस बार पतंगबाजी में किसी से पीछे रहने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। यहां भी बाजार पतंगबाजी के शौकीनों से गुलजार है। जश्न में थिरकते ये लोग भले ही गुजरात की संस्कृति की झलक पेश कर रहे हों, लेकिन मौका बेहद खास है। ये मौका है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का, जो मकर संक्रांति के मौके पर अपने परवान पर होगा। गुजरात की पहचान में उत्तरायण का पर्व इसलिए है कि यहाँ इस दिन आसमान पतंगों से पट जाता है। इस त्योहार को लेकर गुजरात का उत्साह चरम पर होता है। तभी तो यहाँ इस त्योहार की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नर्मदा जिले के केवड़िया में पड़ने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ऐसा ही एक आयोजन किया गया। इसमें आसमान में रंग बिरंगी पतंग नजर आई। यहाँ स्वीडन से लेकर कोलंबिया, नीदरलैंड और अर्जेंटीना के अलावा 18 देश के पतंगबाज आए, जिन्होंने अपनी अलग अलग तरीके और अलग अलग कलर के पतंग यहाँ आसमान में उड़ाई। ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव रहा। वैसे पतंगबाजी का ये शौक सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई में भी परवान चढ़ने लगा है। पतंग का बिजनेस कर रहे लोग इस बार लोगों के उत्साह को देखकर गदगद है। यहाँ पतंग की हर दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। 2 साल बाद कोविड की पाबंदी हटने की वजह से लोग अब दुकानों तक पतंग खरीदने आ रहे हैं।
यही वजह है कि डिमांड इतनी बढ़ गई है। पतंगों की सप्लाई कम पड़ने लगी है। खास बात यह है कि मार्केट में बरेली की पतंगों की डिमांड सबसे ज्यादा है। बरेली के पतंग और मांझे को लेकर लोगों में खास क्रेज नजर आ रहा है। पतंगों की दुकानों पर भी इसे भुनाने की तैयारी है। तभी तो हर तरह की पतंगों से दुकानों को सजाया गया है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, मुंबई से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, मुंबई में भी बाजार जो है गुलजार हैं। अलग अलग रंग और डिजाइन वाली जो पतंगे हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। यहाँ बाज की तरह दिखने वाली पतंग से लेकर रॉकेट वाली पतंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है बरेली की पतंगों के मांझे की। क्योंकि देखिए, बरेली के मांझे को आसमान में दूसरी पतंगों को मुकाबला करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसकी कई खूबियां हैं, जैसे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी ये चाइनीज मांझे की तरह नहीं होता। हालांकि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सरकारों ने पहले ही रोक लगा रखी है। बरेली की पतंग की और बरेली के मांझे की डिमांड होती है, क्योंकि फाइट करने के लिए बरेली की पतंग ही अच्छी होती है और बरेली का मांझा ही अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है, कोई नुकसान नहीं देता है। अगर कोई लग जाए, किसी चीज में हिलक जाए तो टूट जाता है। और जो मांझे रहते हैं जो लोग आजकल चल रहे हैं वो बेकार हैं और नुकसान देते हैं, पक्षियों को भी और इंसान को भी। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में वाहनों का जो जखीरा है वो सजकर तैयार हो चुका है। ऑटो एक्सपो का ये 16वां संस्करण है जो आज से शुरू हो रहा है। कल इसका औपचारिक उद्घाटन नितिन गडकरी करेंगे। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित वाहनों की इस प्रदर्शनी में मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स, किया इंडिया सहित कई दिग्गज ब्रांड्स हिस्सा ले रहे हैं। इस बार के एक्सपो में कई स्टार्टअप और नए प्लेयर्स को भी देखा जाएगा। हमारे संवाददाता मनीष चरसिया दे रहे हैं एक्सपो की पूरी जानकारी। जनता के लिए ऑटो एक्सपो की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आम लोग ऑटो एक्सपो में पहुंच सकते हैं। इस बार ऑटो एक्सपो में 175 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 75 से ज्यादा नई गाड़ियां लॉन्च की जाएंगी। ऑटो एक्सपो इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर बार फ्यूचर की गाड़ियां और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए आने वाली हैं वो दिखाई जाती हैं। इस बार का भी ऑटो एक्सपो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर कार्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस बार ऑटो एक्सपो में पेट्रोल के विकल्प के रूप में कौन कौन से नए साधन ऑटो की इंडस्ट्री में आने वाले हैं, ये ऑटो एक्सपो में दिखने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लंबी रेंज इस ऑटो एक्सपो में दिखने वाली है। भविष्य की हम कारों की बात करें, फ्यूचर कार्स की बात करें, तो हाइड्रोजन गाड़ियों को भी इस ऑटो एक्सपो में दिखाया जाएगा। क्या उनका फ्यूचर होगा ये भी बताया जाएगा। फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है इसकी हम बात करें तो एथेनॉल का इस्तेमाल किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर भी एक लंबी चर्चा और नई नई टेक्नोलॉजी को इस ऑटो एक्सपो में दिखाया जाएगा। आम लोग कई दिल्ली और नोएडा के मेट्रो स्टेशन से भी ऑटो एक्सपो के लिए टिकट खरीद सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 51, बोटानिकल गार्डन और इसके अलावा कुछ और दूसरे स्टेशन हैं जहां से लोग टिकट खरीद सकते हैं, जबकि दिल्ली में राजीव चौक और हौज खास मेट्रो स्टेशन से ऑटो एक्सपो के लिए टिकट खरीदे जा सकते हैं। इस बार टिकट की कीमत 350 रुपए से लेकर 750 रुपए तक होगी। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार अब बस उस लम्हे का है जब ऑटो एक्सपो का उद्घाटन हो रहा। हालांकि जो ऑफिशियल उद्घाटन है वो 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया के लिए ऑटो एक्सपो 11 जनवरी यानी कि बुधवार से ही शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार रात गोरखपुर पहुंच गए और यहां उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले अपने गुरु और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर कैंपस में व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। योगी ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सफाई इंतजामों का भी देखा कि किस प्रकार का वहां पर इंतजाम है, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए। इसके साथ ही देखिए यहां रैन बसेरों में बिस्तर, कंबल के अलावा तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया।
सात समंदर पार से हजारों किलोमीटर का सफर कर अजमेर की ठंड का आनंद लेने के लिए साइबेरियन बर्ड्स अजमेर पहुंच रहे हैं। एक और जहां माइग्रेटेड बर्ड्स को यहां की अन्ना सागर झील पसंद आ रही है, तो वहीं झील के किनारे बनी चौपाटी पर पर्यटकों का भी तांता जो है वो लगा हुआ है। पर्यटक यहां विदेशी बर्ड्स को देखने के लिए खासतौर पर आ रहे हैं। यहाँ का नज़ारा सबसे बेस्ट है, मतलब अन्ना सागर सबसे बेस्ट एरिया है। यहाँ पक्षी वगैरह अपने सब कुछ है। जो अन्ना सागर झील में बाहर से साइबेरियन पक्षी आते हैं, अलग अलग तरह की मछलियाँ करते हैं, पूरे पानी में रैंकिंग करते हैं, तो काफी अच्छा नज़ारा लगता है।